नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ जॉर्ज ऑरवेल की वो कालजयी कहानी जिसने सत्ता, लालच और धोखे की असली तस्वीर दुनिया के सामने रखी। जी हाँ, एनिमल फार्म, जहाँ आज़ादी के सपने देख रहे मासूम जानवर धीरे धीरे एक तानाशाह की चालों में फंसते जा रहे हैं। एक तरफ सूअर आराम से ऐश कर रहे हैं, बियर और स्वादिष्ट खाना उनकी थाली में परोसा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बॉक्सर और बाकी मासूम पशु पसीना बहाकर दिन रात पवन चक्की खड़ा करने में जुटे हैं। ना भरपेट खाना, ना आराम। नेपोलियन को रिटायरमेंट और पशु कल्याण के नियमों की कोई परवाह नहीं रही। क्या बॉक्सर अपनी मेहनत के बदले कभी सम्मान पाएगा या फिर उसकी भी किस्मत बाकी पशुओं जैसी ही होगी? जानने के लिए आइए सुनते हैं आगे की कहानी। गर्मियों की एक शाम ढलने के बाद अचानक बाड़े में अफवाह फैली कि बॉक्सर को कुछ हो गया है। वह पवन चक्की के पास एक पत्थर घसीट ले जाने के लिए अकेला गया हुआ था। दुर्भाग्य से अफवाह सही निकली। कुछ ही मिनटों बाद कबूतर फड़फड़ाते हुए खबर ले आए, बॉक्सर गिर पड़ा है। वह पसलियों के बल गिरा पड़ा है और खड़ा नहीं हो सकता। बाड़े के आधे पशु उस टेकरी की तरफ लपके जहां पवन चक्की खड़ी थी। वहां पड़ा हुआ था बॉक्सर, गाड़ी के बमों के बीच, गर्दन बाहर को निकली हुई। वह अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। उसकी आंखें पत्थर आ गई थीं और सारा बदन पसीने से लथपथ था। उसके मुंह से खून की एक पतली लकीर बहकर बाहर आ रही थी। क्लोवर उसके पास ही घुटनों के बल झुकी। बॉक्सर, वह चीखी, कैसे हो? ओह, मेरा फेफड़ा, बॉक्सर ने कमजोर आवाज में कहा। कोई परवाह नहीं, मुझे लगता है तुम मेरे बगैर भी पवन चक्की पूरी कर ही लोगी। अब तो पत्थरों का अच्छा खासा ढेर जमा हो गया है। वैसे भी मुझे अगले ही महीने चले जाना था। तुमसे सच कहूं तो मैं अब अपने रिटायरमेंट की राह देख रहा था। और शायद बेंजामिन भी तो बूढ़ा हो चला है। वे उसे भी उसी समय रिटायर कर देंगे, तब दोनों का साथ रहेगा। हमें तुरंत मदद की जरूरत है, क्लोवर बोली। दौड़ो, स्क्वीलर को जाकर बताएं। बाकी सभी पशु स्क्वीलर को खबर देने के लिए फार्म हाउस की तरफ दौड़ पड़े। सिर्फ क्लोवर वहीं रही और बेंजामिन बॉक्सर के पास बैठा बिना कुछ भी बोले अपनी लंबी पूंछ से मक्खियां उड़ाता रहा। लगभग 15 मिनट बाद स्क्वीलर आया। वह सहानुभूति और चिंता से भरा हुआ था। उसने बताया कि नेपोलियन को अपने बाड़े से सबसे अधिक निष्ठावान कामगार के साथ हुई इस दुखद दुर्घटना का पता चला है। वे बहुत व्यथित हो गए हैं। वे बॉक्सर को इलाज के लिए विलिंगडन के अस्पताल में भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस पर पशु थोड़ा बेचैन हो गए। अब तक मौली और स्नोबॉल के अलावा और कोई भी बाड़ा छोड़कर कभी नहीं गया था। उन्हें यह सोचकर अच्छा नहीं लग रहा था कि उनका बीमार साथी मनुष्यों के हाथों में जाए। अलबत्ता स्क्वीलर ने उन्हें समझा बुझा दिया कि बाड़े में जो कुछ किया जा सकता है उसकी तुलना में विलिंगडन में पशु चिकित्सक बॉक्सर का इलाज ज्यादा संतोषजनक तरीके से कर सकेगा। लगभग आधे घंटे के बाद बॉक्सर की हालत थोड़ी संभली। वह बहुत मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो सका और लंगड़ाता हुआ अपने थान की ओर चला। क्लोवर और बेंजामिन ने वहां उसके लिए अच्छी तरह से पुआल बिछाकर उसका बिस्तर तैयार कर दिया था। अगले 2 दिन तक बॉक्सर अपने थान में ही पड़ा रहा। सुअरों ने गुलाबी दवा की एक बड़ी शीशी भिजवा दी थी। यह उन्हें बाथरूम में दवाओं के खाने में पड़ी मिल गई थी। क्लोवर बॉक्सर को खाने के बाद 2 बार यह दवा देती। शाम के वक्त वह थान में उसके पास आ बैठती, उससे बातें करती, जबकि बेंजामिन उस पर से मक्खियां उड़ाता। बॉक्सर ने प्रकट किया कि जो भी हो गया है उस पर अफसोस न करें। अगर वह जल्दी चंगा हो गया तो वह अगले 3 साल तक भी जीने की उम्मीद कर सकता है और वह आगे आने वाले आराम के दिनों की राह देख रहा है, जिन्हें वह बड़े चरागाह के एक कोने में बिताया करेगा। यह पहली बार ही होगा कि वह फुर्सत से पढ़ लिख सकेगा और अपना ज्ञान बढ़ा सकेगा। उसने बताया कि वह अपनी जिंदगी के बाकी दिन वर्णमाला के बाकी बचे अक्षर सीखने में लगा देना चाहता है। बेंजामिन और क्लोवर तो बॉक्सर के साथ सिर्फ काम के समय के बाद ही रह सकते थे,
लेकिन यह दोपहर का वक्त था जब उसे ले जाने के लिए एक वैन आई। सभी पशु एक सुअर की देखरेख में शलजम के खेत की खरपतवार निकालने के काम में लगे हुए थे। तभी सबको बेंजामिन को फार्म हाउस की इमारत की तरफ से तेजी से भागते हुए आते देखकर बहुत हैरानी हुई। वह पूरे गले के जोर से रेंक रहा था। सबने पहली बार बेंजामिन को इतना उत्तेजित देखा था और पहली ही बार लोगों ने उसे भागते देखा था। जल्दी करो, वह चिल्लाया। जल्दी आओ, वे बॉक्सर को लिए जा रहे हैं। सुअर के आदेश की परवाह किए बिना सभी पशु काम छोड़कर फार्म हाउस की तरफ दौड़ पड़े। हाँ, वहीं अहाते में एक बंद गाड़ी खड़ी थी जिसमें घोड़े जुते हुए थे। गाड़ी के दोनों तरफ कुछ लिखा हुआ था और चालक की गद्दी पर बड़ा हैट पहने धूर्त सा लगने वाला एक आदमी बैठा हुआ था। बॉक्सर का थान खाली था। पशु वैन के चारों तरफ भीड़ लगाकर खड़े हो गए। अलविदा, गुड बाय बॉक्सर, सबने मिलकर कहा। मूर्खो, जाहिलो, बेंजामिन चिल्लाया। वह अपने छोटे छोटे सुमों से जमीन कूदने और आगे पीछे होने लगा। मूर्खो, तुम्हें नजर नहीं आता इस वैन के दोनों तरफ क्या लिखा है? यह सुनकर सब पशु ठिठक गए। एकदम सन्नाटा छा गया। मुरियल ने हिज्जे करके पढ़ना शुरू किया, लेकिन बेंजामिन ने उसे एक तरफ धकेला और श्मशानी सन्नाटे में पढ़ना शुरू किया। अल्फ्रेड सिमॉन्स, घोड़ा कसाई और हड्डी की गोंद के निर्माता, विलिंगडन, चमड़े और हड्डी चूरे के विक्रेता, कुत्तों के सप्लायर। तुम्हें समझ में नहीं आता इस सब का क्या मतलब है? वे बॉक्सर को बूछड़ खाने ले जा रहे हैं। पशुओं में डर की एक चीख निकल गई। तभी गद्दी पर बैठे आदमी ने घोड़ों को चाबुक मारा और वैन धीमे धीमे अहाते से बाहर जाने लगी। सभी पशु गला फाड़ते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए उसके पीछे लपके। क्लोवर धक्का मुक्की करके आगे की तरफ आ गई। वैन अब गति पकड़ने लगी थी। क्लोवर ने अपने भारी भरकम शरीर को गति देने और सरपट दौड़ने की कोशिश की। बॉक्सर, वह चिल्लाई, बॉक्सर, बॉक्सर। और ठीक उसी वक्त वैन की पिछली खिड़की में बॉक्सर का सफेद धारी वाला चेहरा नजर आया। उसने शायद बाहर का हल्ला गुल्ला सुन लिया था। बॉक्सर, क्लोवर तेज आवाज में चिल्लाई। बॉक्सर, बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, वे तुम्हें तुम्हारी मौत के पास लिए जा रहे हैं। सभी पशु चिल्लाने लगे, बॉक्सर, बाहर आओ, बॉक्सर, बाहर निकलो। लेकिन वैन गति पकड़ चुकी थी और उनसे दूर होती चली जा रही थी। यह पता भी नहीं था कि बॉक्सर को क्लोवर का कहा कुछ समझ भी आया है या नहीं। लेकिन क्षण भर बाद खिड़की से बॉक्सर का चेहरा गायब हो गया और वैन में से जोर जोर से पैर पटकने, टांपने की आवाजें आने लगीं। वह लातों से दरवाजा तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। एक वक्त था जब बॉक्सर की लातें वैन को माचिस की डिबिया की तरह तहस नहस कर डालती, लेकिन अफसोस, उसकी ताकत उसका साथ छोड़ चुकी थी। कुछ ही पलों में पैर पटकने की आवाजें कम होती चली गईं और फिर एकाएक खत्म हो गई। हताश होकर पशुओं ने वैन खींच रहे दोनों घोड़ों से चिरौरी करनी शुरू कर दी कि वे ही गाड़ी रोक दें। कॉमरेड्स, कॉमरेड्स, वे चिल्लाए, अपने ही भाई को मौत के मुंह में मत ले जाओ। लेकिन मूर्ख जानवर वे इतने अज्ञानी थे कि समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने अपने कान पटपटाए और अपनी चाल तेज कर दी। बॉक्सर का चेहरा खिड़की में दोबारा दिखाई नहीं दिया। जब तक किसी को सूझा कि आगे दौड़कर 5 सलाखों वाला गेट बंद कर दे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वैन गेट के बाहर थी और तेजी से सड़क पर जाकर नजरों से ओझल हो गई। बॉक्सर को फिर कभी नहीं देखा गया। 3 दिन बाद बताया गया कि वह विलिंगडन के अस्पताल में चल बसा, हालांकि उसे घोड़ों को मिल सकने वाला बेहतरीन इलाज उपलब्ध कराया गया था। स्क्वीलर ने दूसरे पशुओं को यह बात बताई। उसने बताया कि वह बॉक्सर की अंतिम घड़ियों में उसके सिरहाने ही था। यह मेरे जीवन में अब तक देखा गया सबसे अधिक करुण दृश्य था। स्क्वीलर ने अपना पैर उठाकर आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आखिरी पल तक उसके सिरहाने था और जब उसका अंत आया वह इतना कमजोर था कि बोल भी नहीं पा रहा था। वह मेरे कान में फुसफुसाया
कि उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वह पवन चक्की के पूरा होने के पहले जा रहा है। बगावत के नाम पर आगे बढ़ो, पशुबाड़ा अमर रहे, कॉमरेड नेपोलियन अमर रहे। नेपोलियन हमेशा ठीक कहते हैं, यही उसके अंतिम शब्द थे, कॉमरेड्स। यहां पहुंचकर स्क्वीलर का लहजा थोड़ा बदल गया। वह एक पल के लिए चुप हो गया। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले शक की निगाहों से चारों तरफ अपनी छोटी छोटी आंखें घुमाईं। उसने बताया कि उसकी जानकारी में यह बात आई है कि बॉक्सर को ले जाते वक्त एक वाहियात और मूर्खतापूर्ण अफवाह फैलाई गई थी। कुछ एक पशुओं ने देखा कि बॉक्सर को ले जाने वाली वैन पर घोड़ा कसाई लिखा हुआ था। इसी से सब इस नतीजे पर जा पहुंचे कि बॉक्सर को बूचड़ खाने भेजा जा रहा है। यह तो बिल्कुल असंभव है, स्क्वीलर ने बताया। कोई पशु इतना मूर्ख होगा। वह पूंछ हिलाते हुए और दाएं बाएं फुदकते हुए धूर्तता से चिल्लाया कि निश्चित ही वे अपने प्रिय नेताजी को इससे बेहतर कामों के लिए जानते हैं। लेकिन इसका स्पष्टीकरण बिल्कुल सरल है। पहले वह वैन बूचड़खाने की संपत्ति थी, फिर उसे घोड़ा डॉक्टर ने खरीद लिया था। उसने अब तक पहले लिखे नाम को पेंट नहीं कराया था। इसी से सारी गलती हुई। यह सुनकर पशुओं को बहुत राहत मिली, और जब स्क्वीलर बॉक्सर के मरते समय के ब्यौरे बारीकी से बताने लगा और यह कहने लगा कि उसकी कितनी अच्छी तरह देखभाल हुई और नेपोलियन ने कीमत की रत्ती भर भी परवाह किए बगैर उसके लिए महंगी दवाएं मंगाईं, तो सबके आखिरी शक भी मिट गए। वे अपने कॉमरेड की मृत्यु से जो दुख महसूस कर रहे थे, यह सोचकर थोड़ा कम हो गया कि चलो, वह खुशी खुशी मरा। अगले रविवार की सुबह बैठक में नेपोलियन खुद हाजिर हुआ और बॉक्सर के सम्मान में एक छोटा सा भाषण दिया। उसने बताया कि उनके बिछुड़े साथी का शव बाड़े में दफनाए जाने के लिए ला पाना संभव नहीं था। अलबत्ता उसने यह आदेश दे दिया कि फार्म हाउस के बगीचे में जय पत्रों से एक बड़ी माला बनाई जाए और बॉक्सर की समाधि पर रखी जाए, और कुछ ही दिनों में सुअर बॉक्सर के सम्मान में एक यादगार दावत रखने की सोच रहे हैं। नेपोलियन ने अपना भाषण बॉक्सर के 2 प्रिय सूत्र वाक्य याद दिलाते हुए खत्म किया, मैं और अधिक परिश्रम करूंगा तथा कॉमरेड नेपोलियन हमेशा ठीक कहते हैं। उसने कहा कि ये सूत्र वाक्य हर पशु अपने खुद के जीवन में उतार लेना चाहेगा। दावत के लिए निर्धारित दिन विलिंगडन से किराने की गाड़ी आई और फार्म हाउस में लकड़ी की एक बड़ी सी पेटी सौंप गई। उस रात वहां से जोर जोर से गाने की आवाजें आती रहीं। उसके बाद लगा जैसे मार पिटाई और झगड़ा चल रहा हो। 11:30 बजे गिलास टूटने की जोरदार आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन फार्म हाउस में दोपहर तक कोई हरकत नहीं थी और यह खबर फैल ही गई कि कहीं न कहीं से सुअरों ने व्हिस्की की एक और पेटी खरीदने के लिए पैसों का जुगाड़ कर ही लिया था। तो दोस्तों, देखा आपने, जिस बॉक्सर ने जिंदगी भर फार्म के लिए खून पसीना बहाया, उसने रिटायरमेंट से पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया। नेपोलियन की असलियत सबके सामने तो आ रही है, लेकिन क्या बाकी जानवर कभी समझ पाएंगे कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है? आगे क्या होता है जानने के लिए जुड़े रहिए और अगली कड़ी में सुनिए एनिमल फार्म की आगे की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो मैं बहुत जल्द पब्लिश करूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।